नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एमए प्रीवियस के थर्ड पेपर विमेन इन इंडियन हिस्ट्री से प्राचीन भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर बात करेंगे। प्राचीन भारत में स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित सबसे पहले और महत्वपूर्ण जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वैदिक युग में स्त्रियां पुरुषों के समकक्ष बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करती थी। वे बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थी। इस युग में पुत्र की तरह पुत्री का भी विद्यारंभ से पहले उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था और वे ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थी। उसे यज्ञ संपादन और वेदों के अध्ययन का पूर्ण अधिकार था। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि कुछ विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं के प्रणयन में अपना योगदान प्रदान किया था। इस युग में इस प्रकार से बौद्धिक योगदान देने वाली 20 कवयित्रियां थीं और इनमें प्रमुख रूप से नाम मिलते हैं रोमशा, अपाला, उर्वशी, विश्ववारा, सिकता, घोषा, लोपामुद्रा और निबाबरी। सूत्रकाल में भी स्त्रियां यज्ञ संपादन का कार्य करती थी। रामायण में भी राम के युवराज पद पर अभिषेक के समय कौशल्या के यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक युग में भी स्त्रियां ब्रह्मचर्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। महाभारत से ज्ञात होता है कि पांडवों की मां कुंती अथर्ववेद में पारंगत थी। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी विख्यात दार्शनिका थी और उसकी रुचि दर्शन शास्त्र में थी। इसी प्रकार से जनक की राजसभा में गार्गी का उल्लेख मिलता है, जिसने अपनी अद्भुत तर्क शक्ति से याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि को आश्चर्यचकित कर दिया था। वाल्मीकि और अगस्त्य जैसे ऋषियों से वेदांत की शिक्षा ग्रहण करके मैत्रेयी ने ख्याति प्राप्त की थी। इसी प्रकार कौशल्या और तारा दोनों मंत्रों में पारंगत थी और सीता का भी इस प्रकार से उल्लेख मिलता है कि वो नित्य वैदिक प्रार्थनाएं किया करती थी। महाभारत से ज्ञात होता है कि द्रौपदी पंडिता थी। इसी प्रकार से रामायण में सह शिक्षा का भी उदाहरण मिलता है कि आत्रेयी ने वाल्मीकि के आश्रम में रहकर ज्ञान अर्जित किया था और उसके साथ आश्रम में लव कुश भी शिक्षा ग्रहण करते थे। महाभारत में भी सह शिक्षा का उदाहरण मिलता है, जबकि अंबा और शेखावत्य एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी प्रकार बौद्ध युग में भी शिक्षित और विदुषी स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। थेरी गाथा की कवयित्रियों में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी थी और 18 विवाहित भिक्षुणियां थी। उनमें शुभा, सुमेधा और अनुपमा उच्च वंश की कन्याएं थी, जिनसे विवाह करने के लिए राजकुमार और संपत्तिशाली सेठों के पुत्र बड़े उत्सुक होते थे। भिक्षुणी खेमा उस युग की उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री थी। संयुक्त निकाय से पता चलता है कि सुभद्रा नाम की भिक्षुणी व्याख्यान देने में प्रसिद्ध थी। राजगृह के सेठ की पुत्री भद्राकुंड केशा भी अपने विद्या और ज्ञान के कारण सबको आकर्षित करती थी। जैन साहित्य से भी विदुषी स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। कौशाम्बी शासक की पुत्री जयंता ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में पारंगत थी। वैदिक युग में छात्राओं के दो वर्ग मिलते हैं, एक सधोवधु और दूसरे ब्रह्मवादिनी। सधोवधु वे छात्राएं होती थी जो विवाह के पहले तक कुछ वेद मंत्रों और याज्ञिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी, और ब्रह्मवादिनी वे छात्राएं होती थी जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अपना जीवन लगा देती थी। इस प्रकार कुछ स्त्रियां जीवन पर्यंत अध्ययन करती थी और विवाह नहीं करती थी।
ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती का उदाहरण मिलता है, जो ऐसी ही ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। ऐसी स्त्रियां बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होती थी, जो कि ज्ञान और बुद्धि में पारंगत ही नहीं बल्कि अनेक मंत्रों की जानकार होती थी। वे दर्शन, तर्क, मीमांसा, साहित्य आदि विभिन्न विषयों की पंडिता होती थी। इसी प्रकार से हमें अनेक महिला शिक्षिकाओं के उदाहरण मिलते हैं, जो कि अपना शिक्षण कार्य उत्साह और लगन के साथ निष्ठापूर्वक संपन्न करती थी। ऐसी स्त्रियों को उपाध्याया कहा जाता था। ये उपाध्याया छात्राओं को पढ़ाया करती थी। इनकी अलग शिक्षण शालाएं हुआ करती थी और वहाँ पर वे जाकर के शिक्षा ग्रहण करती थी। पाणिनि ने महिला शिक्षण शाला का उल्लेख किया है। यद्यपि उस युग में सहज शिक्षण का भी प्रचलन था। छात्र छात्राएं एक साथ शिक्षा प्राप्त करती थी। वाल्मीकि के आश्रम में आत्रेय ने लव और कुश के साथ में शिक्षा ग्रहण की थी। पुराणों में भी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं और उसमें भुवना, अपर्णा, एकपर्णा, एकपाटला, मैना, धारिणी, सनति, शत्रुपा आदि कन्याओं के नामों का उल्लेख मिलता है, जो कि ब्रह्मवादिनी थी। इसी प्रकार से कुछ और स्त्रियों के नाम मिलते हैं। उमा, पीवरी, धर्मव्रता आदि, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर मनोनुकूल वर पाया था। इसी प्रकार से उल्लेख मिलता है कि उस युग में कन्याएं गाय दुहना भी जानती थी, इसलिए कन्याओं को दुहिता भी कहा जाता था। वे सूत काटना, बुनना और वस्त्र सिलना भी जानती थी। ललित कलाओं में वे निपुण होती थी। वे कौशल पूर्वक नृत्य करती थी और ऋग्वेद की ऋचाओं का गान भी करती थी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक स्त्री का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। विवाह के अवसर पर ही उसका उपनयन संस्कार संपन्न कर दिया जाता था। इस संदर्भ में मनु का कथन उल्लेखनीय है कि पति ही कन्या का आचार्य, विवाह ही उसका उपनयन संस्कार, पति की सेवा ही उसका आश्रम निवास और गृहस्थी के कार्य ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान थे। स्मृतिकारों ने इस प्रकार की व्यवस्था दी कि बालिकाओं के उपनयन में वैदिक मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। बाद के समय में शूद्रों की तरह ही वेदों के पठन पाठन और यज्ञों में सम्मिलित होने के अधिकार से स्त्रियों को वंचित कर दिया गया था। शिक्षण संस्थाओं और गुरुकुलों में जाकर ज्ञान प्राप्त करना कन्या के लिए अतीत की बात हो गई। वह केवल माता पिता, भाई बंधु आदि से अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। पूर्व मध्यकाल तक आते आते नारी शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध हो गया था, परंतु अभिजात वर्ग में शिक्षित स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं। वे प्राकृत और संस्कृत में दक्ष होती थी। काव्य, संगीत, नृत्य, वाद्य और चित्रकला में भी वे पारंगत होती थी। इसी प्रकार का उदाहरण एक बाण ने दिया है। हर्षचरित में उसने राज्यश्री के लिए लिखा है कि वह नृत्य, गीत आदि कलाओं में पारंगत थी। गाथा सप्तशती से भी अनेक विदुषी स्त्रियों का पता चलता है, जिनमें रेखा, रोहा, माधवी, अनुलक्ष्मी, पाही, बधवई, शशि प्रभा आदि कवयित्रियों के नाम मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थी। इस युग में इस प्रकार की अनेक स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचना शैली और काव्य कला से साहित्यिक योगदान दिया था। कवि राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी उत्कृष्ट कवयित्री थी। मंडन मिश्र और शंकर के बीच हुए शास्त्रार्थ की निर्णायिका मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी थी, जो कि तर्क, मीमांसा, वेदांत और साहित्य में पूर्णतया पारंगत थी। इसी प्रकार से कुछ और स्त्रियों की बात हम कर सकते हैं, जो कि शासन व्यवस्था और राज्य के प्रबंध में दक्ष होती थी।
इस प्रकार का उदाहरण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आंध्र सातवाहन वंश में राजमाता नैनिका का मिलता है, जिसने अपने अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षण करते हुए प्रशासन का भार संभाला था। एक और उदाहरण वाकाटक वंश की रानी और गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता का मिलता है, जिसने अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र के अल्पवयस्क होने के कारण स्वयं शासन संभाला था। कश्मीर में भी सुगंधा और दिद्दा नामक रानियों का उल्लेख मिलता है, जो कि अपने प्रशासन और राज कार्य के लिए विख्यात थी। गुजरात में भी चालुक्य वंश की अक्का देवी और भैला देवी नाम की रानियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने राज्य का प्रशासन निष्ठापूर्वक संभाला था। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों ने समय पड़ने पर राज्य के शासन संचालन का कार्य भी किया और अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से उस प्रशासन को अच्छे तरीके से संचालित किया था। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और अन्य साहित्यिक रचनाओं से जो जानकारी मिलती है, उससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी और उनका शिक्षा का स्तर उच्चतम था। लेकिन बाद के युग में उनकी शिक्षा में लगातार गिरावट आती चली गई और मात्र अभिजात वर्ग और उच्च कुल की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी।